हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने आदर्श और अनादर्श विलयनों के बारे में पढ़ाई की थी, राइट। सो आज हम लोग थोड़ा स्थिर क्वथनांकी मिश्रण यानी इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सचर होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर और चलिए पढ़ते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण अगर आता है दिमाग में, ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। वो है पहला कि जब द्रव और वाष्प की अवस्था साम्य होती है, ठीक है, और दूसरा कि ये दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। स्थिर क्वथनांक पर यानी कि एक टेम्परेचर पर जब द्रव व वाष्प की अवस्था साम्य में होती है मतलब है कि इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। साम्य मतलब इक्विलिब्रियम में होती है तो इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि ये दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से दो प्रकार हैं। एक प्रकार है इसका न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी मिश्रण और दूसरा है अधिकतम स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, ठीक है। तो न्यूनतम में देखिए क्या होता है। न्यूनतम में विलयन का क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से कम होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा था पिछली वीडियो में कि जो एक विलयन होता है वो एक विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। और कुछ लोग पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो गाइस ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियोस, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करिए फिर से। इसमें विलयन का क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से कम होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ए जो हमारा विलायक था जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी, और बी विलेय के अवयवी कण थे, तो क्या होगा, जो हमारा विलयन बन रहा है ए और बी को मिलाने की वजह से जो हमारा विलयन बन रहा है उसका जो क्वथनांक रहेगा वो ए यानी विलायक और बी यानी विलेय के क्वथनांक से हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा, न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, घनात्मक विचलन। घनात्मक विचलन भी हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है, तो जिसने भी वो वीडियो मिस की है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो भी चेक कर लीजिए और तभी आप इसको कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट क्या है, अधिकतम स्थिर क्वथनांकी। इसमें क्या होता है, न्यूनतम में क्या होता था कि जो विलयन का क्वथनांक था वो अवयव कणों के क्वथनांक से कम होता था, तो उसका नाम क्या हुआ, न्यूनतम। कम है इसलिए न्यूनतम। अधिकतम रहेगा तो क्या रहेगा, अधिक रहेगा। सिंपल है, बिल्कुल याद करने के लिए आसान है। एक याद करिए और दूसरा उसका उल्टा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अधिकतम स्थिर क्वथनांकी इसमें विलयन का क्वथनांक इसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। और इसका एग्जाम्पल रहेगा क्या, ऋणात्मक विचलन, ठीक है। बिल्कुल ही न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का ऑपोजिट है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है याद करने के लिए। अब आते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणु संख्या गुण धर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना की ओर, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे अणुओं की जो संख्या होती है ना वो बहुत सारी प्रॉपर्टी यानी बहुत सारे गुणों को, विलयन के गुणों को बदलती हैं, ठीक है, उस पर प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये अणु संख्या गुण धर्म पढ़ना ज़रूरी है। आइए देख लेते हैं क्या होता है। तो किसी विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अणु संख्या गुण धर्म कहलाते हैं। तो बिल्कुल ही क्लियर है नाम से, अणु और संख्या। तो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करने वाला, ठीक है, के ऊपर निर्भर करने वाला गुण, ठीक है, समझ आया। तो किसी विलयन और किसका गुण की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो किसके गुण की बात होगी, ऑब्वियसली विलयन के गुण की बात होगी। तो डेफिनेशन क्या हो गया, किसी विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अणु संख्या गुण धर्म कहते हैं। क्लियर हुआ।
बिल्कुल ही इजी है। सिर्फ नाम को आप ध्यान दीजिए ना, अणु और संख्या, तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला क्या, गुण, ठीक है। और किसका गुण, विलयन का गुण। बिल्कुल आसान है, एक लाइन, और उसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आपसे डेफिनेशन परिभाषा पूछा जाएगा तो आपको स्टेटमेंट वही लिखना है जो बुक में रिपोर्टेड है, ठीक है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, एक स्टैंडर्ड परिभाषा होती है, तो आपको वही लिखना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट देखिए, अणु संख्या गुणधर्म विलय की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। विलय की मात्रा पर नहीं निर्भर करता है, लेकिन विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे कि कैसे, क्या अंतर है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे कि आप NaCl जानते हैं, NaCl अगर टूटता है तो क्या बनाता है, Na+ और Cl-, ठीक है। यानी कि एक NaCl का मॉलिक्यूल कितने अणु दे रहे हैं, 2 अणु दे रहे हैं, एक Na का और एक Cl का, यानी टोटल अणु कितने हो गए, 2 अणु हो गए। उसी प्रकार से अगर आप ग्लूकोज ले, C6H12O6 अगर ले और आप इसको पानी में घोलें तो ये क्या आयनाइज होता है, क्या ये आयनों में टूटता है, नहीं टूटता है, तो ये ऐसे ही रहता है और लेकिन घुल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं ग्लूकोज का, तो कितना मॉलिक्यूल आपको आयन मिलने, कितने मॉलिक्यूल आपको कण मिलने वाले हैं, एक ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब समझ में आया कि अगर आप ऐसे कंपोनेंट्स ले रहे हैं, ऐसा जो पदार्थ है वो ले रहे हैं जो जब पानी में घुलता है तो उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसमें अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे जो हमारे अणु संख्यक गुण होंगे वो ऐसे पदार्थों पर डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं एक और लेती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने 5 ग्राम NaCl लिया, 5 ग्राम नहीं, 5 ग्राम समझना थोड़ा मुश्किल है, 5 मोल लिया, ठीक है, 5 मोल NaCl लिया, तो आपको अणुओं की संख्या कितने मिलने वाली है, 5 × 2, ठीक है, क्योंकि 1 मोल कितना देता है, 2 मोल आयंस देता है, तो 5 मोल कितना देगा, 10 मोल आयन देगा, राइट, 10 मोल आयन। जबकि अगर आप 5 मोल ग्लूकोज के लें, 5 मोल ग्लूकोज के लें, तो आपको 5 मोल ही आपको मिलने वाले हैं अवयव कण, राइट। तो इससे क्या मतलब है कि जितना अंतर अणु संख्या गुणधर्म की बात कर रहे हैं, जितना अंतर NaCl मिलाने से होगा उतना अंतर ग्लूकोज मिलाने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा NaCl है वो टूट जाता है और उसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा है कंपेयर टू ग्लूकोज के। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा विलय की जो मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विलय की संख्या पर, क्योंकि मात्रा तो अगर 5 मोल ये है, 5 मोल ये भी है, दोनों की मात्रा तो सेम ही है ना, 5 मोल है ना, लेकिन इसकी संख्या बढ़ जा रही है, NaCl की संख्या बढ़ जा रही है जबकि इसकी संख्या नहीं बढ़ रही है। तो इसीलिए क्या कहा जाएगा, विलय की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विलय की संख्या पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन था जिसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। अब नेक्स्ट देखिए, अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऐसे गुण, जो विलयन के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4। कौन कौन से होते हैं? पहला वाष्प दाब अवनमन, ठीक है, क्या है, वाष्प दाब अवनमन। दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, और चौथा है परासर दाब, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सबसे पहला हमारा है वाष्प दाब अवनमन, ठीक है। तो वाष्प दाब अवनमन क्या है? किसी बंद पात्र में अगर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला जो वाष्प दाब है, ठीक है, जैसे जब मैंने आपको वाष्प दाब समझाया था पिछली वीडियो में, तो वो मैंने आपको ऐसे समझाया था कि हम अगर एक बॉक्स ले लें और इसमें गैस भर दें, तो आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम मोशन, मतलब कि हमेशा इनका मोशन होता रहता है किसी भी डायरेक्शन में, इधर उधर, राइट। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, पिक्चर ठीक से दिखे,
ठीक है, आई होप अभी दिख रहा होगा। यस, तो क्या होता है, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो अवयवी कण हैं या कण हैं हमारे गैसेस की, ये हमेशा मोशन करते रहते हैं, इधर उधर इनकी गति में रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम किसी बंद पात्र में इसको लिए तो ये जो मॉलिक्यूल है आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, और लड़ते भिड़ते रहते हैं। उसी के साथ साथ तो चारों दीवारों पे जो चार दीवारी है इस पात्र की, उस पर भी लड़ते रहते हैं। और जिसको इस जब ये लड़ते हैं तो एक फोर्स लगता है, राइट। जब लड़ रहा है कोई दो चीज़, फोर्स लग रहा है, तो जब ये फोर्स लगाते हैं तो हम इस फोर्स को मापते हैं और हम बोलते हैं इसको दाब। क्या बोलते हैं? दाब। और क्योंकि ये वाष्प यानी वेपर फेज में है, यानी गैस फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वाष्प दाब। ठीक है, क्लियर हुआ क्या होता है वाष्प दाब? तो बस यही लिखा है कि किसी बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला वाष्प दाब कहलाता है। लगने वाला दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है द्रव को अगर हम हीट करें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है, राइट। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन या इवापोरेशन। ठीक है, द्रव क्या होता है? वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। ठीक है, और जब हम वाष्प को ठंडा करते हैं, जब वाष्प को हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? द्रव में। तो इसका नाम क्या है इस प्रक्रिया का? इस प्रक्रिया का नाम है संघनन। क्या नाम है? संघनन। इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी, राइट। पानी को अगर जब आप हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाष्प में। और जब इसको ठंडा करते हैं तो वापस से पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपने बिल्कुल एकदम देखा होगा, राइट। तो ये हुआ हमारा वाष्प दाब अवमनन। ठीक है, क्या हो गया हमारा? वाष्प दाब अवमनन। अब थोड़ा सा और है इसके बारे में। किसी शुद्ध विलायक, अगर आपको दिख रहा हो, यस आई थिंक अभी दिख रहा है, आई विल जूम आउट इट। यस, अभी तो ठीक दिख रहा है। तो किसी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है, क्योंकि किसी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन से अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि विलयन में विलेय विलायक अन्योन्यन क्रिया के कारण विलायक के कणों की संख्या में कमी आ जाती है। हाँ, बात तो सही है। क्या हो जाता है कि जो किसी शुद्ध विलायक, कोई शुद्ध विलायक है, पूरा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें क्या होगा? वाष्प दाब अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि उसमें कोई विलेय नहीं मिलाया गया है। जब विलेय मिलाते हैं तो क्या होता है? जो सतह है उस पर, आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारा वेपर होता है, जो हमारा विलायक होता है, उसके मॉलिक्यूल वो उसके ऊपर की सतह के साथ जो खाली जगह होती है वहाँ पे इवापोरेट हो जाते हैं। कैसे मैंने आपको बताया था, रुक जाइए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यस, सो ये वाली जो डायग्राम है ये हमने डिस्कस कर रखा है। क्या होता है इसमें? एक बंद पात्र है, चारों ओर से बंद पात्र, और इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने अपना विलायक लिया। अभी आप इमेजिन करिए कि ये लाल रंग के जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, वो है इसमें सिर्फ पहले ब्लू कलर है। ये जो हमारा जो सर्कल आपको दिख रहा है ये हमारा विलायक के अणु हैं। क्या होता है कि ये जो विलायक होते हैं, मैंने आपको बताया था विलायक के जो अणु होते हैं आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? टकराते हैं। और जब टकराते हैं क्या होता है? इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, और कभी कभी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि ये जो होते हैं ये इस बाउंड्री को, जो द्रव की जो बाउंड्री, उसको पार कर लेते हैं और चले जाते हैं वाष्प के फॉर्म में। ठीक है, वाष्प का फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है इनका। ठीक है, तो क्या हुआ? ये जो हमारे जब सिर्फ विलायक के अणु हैं, ठीक है, जब सिर्फ विलायक के अणु हैं तो क्या होगा? ज़्यादा कोलिजन होगा, आपस में ज़्यादा टकराएंगे, और ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा अणुओं की एनर्जी बढ़ेगी, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प यहाँ पर किसका होगा? विलायक का होगा, राइट। पर जब आपने जो लाल रंग की आपको बिंदु दिख रही होगी, इमेजिन करिए कि इसमें आपने विलेय मिला दिया। ये जो रेड डॉट्स हैं वो विलेय के अणु हैं। तो क्या होगा? जितना
कोलिजन, जितना टकराव पहले हो रहा था अणुओं के बीच में, किसके, विलायक के अणुओं के बीच में, वो अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब तो यहाँ पर विलेय भी आ गया है और विलेय से जो इनका विलायक का इंटरैक्शन है, इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो अलग होगा कंपेयर टू विलायक के, राइट। तो क्या होगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा कोलिजन, और अगर होगा भी तो यहाँ पर उतने विलायक के मॉलिक्यूल्स या विलायक के अणु नहीं पहुँच पाएंगे जितने पहले पहुँचे थे। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि किसी शुद्ध विलायक का किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि विलयन में विलायक अन्योन्य क्रिया के कारण विलायक के कण की संख्या में कमी हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एकदम अच्छे से डायग्राम से एक्सप्लेन कर लिया है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब एक हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसके लिए हम मानते हैं कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या है, P0 है। P0 इसको बोलते हैं, P और उसके सबस्क्रिप्ट में अगर लिखा जाए 0 तो इसको हम लोग P0 बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो क्या है, P0 है। वह विलयन का वाष्प दाब यानी सॉल्यूशन यानी विलयन का जो वाष्प दाब है वो हम PS से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो वाष्प दाब अवनमन है, जब जो हमारा वाष्प दाब अवनमन आएगा वो किसके बराबर होगा, वो P0 माइनस PS के बराबर होगा, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। तो वाष्प दाब अवनमन के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया कि क्या होता है, P0 माइनस PS, जहाँ पर P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसका और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर है दोनों के बीच में, वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब एक और टर्म आ गया, आपेक्षिक अवनमन। तो आपसे क्वेश्चन अवनमन, वाष्प दाब अवनमन भी पूछा जा सकता है और दूसरा आपेक्षिक अवनमन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो आपको कौन कौन से दो फॉर्मूले मिल गए, एक फॉर्मूला वाष्प दाब अवनमन का और दूसरा मिल गया आपेक्षिक अवनमन का, ठीक है। आपेक्षिक अवनमन क्या है, जो हमारा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुमान है किसके, वाष्प दाब अवनमन से। तो वाष्प दाब अवनमन हमने यहाँ पे P0 माइनस PS देखा था, और प्योर का यानी शुद्ध विलायक का तो आपको पता है P0 होता है, तो दोनों का रेशियो ले लीजिए, दोनों का अनुपात ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो P0 माइनस PS अपॉन P0 ऐसे लिख सकते हैं, और ये चाहे इसको देखेंगे तो आपका आएगा 1, तो 1 माइनस PS बाई P0, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो इसको आप न्यूमेरिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, आपको PS अपॉन P0 दिया रहेगा या P0 अपॉन PS का वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको पूछेगा आपेक्षिक अवनमन बताइए। तो अगर सपोज कि आपको दिया है PS अपॉन P0 कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो 2 नहीं 0.2 दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपेक्षिक अवनमन बताइए, आपेक्षिक अवनमन बताइए। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक में से इस 0.2 को माइनस कर देंगे और आपको 0.8 यानी ये हो जाएगा आपका आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वथनांक उन्नयन और भी जो और 2 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी अणु संख्या गुणधर्म की, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासर दाब, ये आदि ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप